एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर एच.एस. रावत जी का। अब समय आ चुका है एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने का, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे बीच आए हैं और हमको कुछ ना कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे। तो मंच पे आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता झा जी। पहले आपने बोला था गर्भाधान के ऊपर बोलना है। हाँ, बराबर। मैं दोनों को बोल दूंगा, नक्षत्रों को भी लूंगा। ओम सूर्य सोरम थेन्देरुच पदमीम सन मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुद्धो गुरस्य गुरुताम शुक्रः सुखं सन्नः शनिः राहु बाहु बलम करोति सततमः केतु कुलस्य उन्नतिम्। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। आज के इस प्रोग्राम की माइक संचालिका सुनीता झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय हमारे वरिष्ठ नितिन गोटी जी, कि हम सब में वरिष्ठ हैं वो, पूनम पाटिल जी और राधेश्याम स्वामी जी, मंच पर उपस्थित। हाँ, सुनीता झा जी का तो मैंने पहले ही बोल दिया था। सीमा देशमुख जी, हमारे दो पीठाधीश्वर जिग्ना देसाई जी, पप्पू सिंह जी और सामने उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं बहनों। ज्योतिष बहुत प्यारा विज्ञान है। अगर ये आ गया समझ में तो आप भगवान के हो जाओगे। अगर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर ढाक के तीन पात, आप फिर कहीं ना कहीं तुक्के मारते रहोगे। लग गया तो बोलेंगे वाह वाह, भगवान ने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैं तो जो बोल देती हूँ वो हो जाता है, मेरी वाणी पे तो भगवान बैठे हुए हैं। और अगर ये आपको लॉजिकली समझ में आ गया, फिर आपका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त हो जाएगा, फिर आपको ये लगेगा कि हे प्रभु, आपने क्या चीज दी है। ये ग्रह नक्षत्र जो दिए हैं, इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। और हम तो कठपुतली की तरह ऊपर से संचालित है, रिमोट ऊपर है, वो जैसे रिमोट दबता है वैसे हम नाचना शुरू कर देते हैं। बस यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गया, वेद वाक्य, तो आप समझ लो कि आपसे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता। अंतरिक्ष में क्या घटना घटित होने वाली है, वहां पर दो ग्रह लड़ बैठे आपस में, तो आपके शरीर में भी वो दोनों ग्रह लड़ेंगे। और जब शरीर में वो ग्रह लड़ेंगे तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ दुर्घटना होने का योग बनेगा। अगर वो वहां पर प्यार का मिलन हो रहा है ऊपर, तो आपके शरीर के अंदर भी प्यार का मिलन होगा, आपको अनुभूति होगी, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। अगर ऊपर डिप्रेशन आना शुरू हो गया घूमते घूमते, वहां पर कहीं शनि चंद्रमा की युति हो गई, राहु चंद्रमा की युति हो गई है, तो वही रेज आपके शरीर में भी आएंगे। पहले इसके गोचरीय सिद्धांत को समझाऊंगा, फिर शरीर के अंदर होने वाली घटनाओं की जानकारी दूंगा, और फिर जो आप सोचोगे वही होगा। आप समझिए, ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल एक टावर के साथ संचालित है, दिखाई नहीं दे रहा, और टावर सैटेलाइट के साथ संचालित है, और सैटेलाइट ऊपर घूम रही है। सैटेलाइट में कोई कमी आएगी तो टावर में कमी आएगी, और टावर में कमी आएगी तो मोबाइल में कमी आएगी। ये थ्योरी वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर से और हमारे दिमाग से ली हुई है, नहीं तो वैज्ञानिकों को इस बात का पता ही नहीं था कि हमारा दिमाग जो है अंतरिक्ष से चलता है, ब्रह्मांड से चलता है, यूनिवर्स से चलता है। ऐसे ही ऊपर अगर टावर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये विजिबल नहीं है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा मोबाइल कहां अटैच्ड है। ऐसे ही हमारा जो दिमाग है
ये 9 टावरों के साथ अटैच्ड है। शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु, बृहस्पति, शुक्रदेव, ये 9 टावर घूमती रहती हैं। ये तो अकेला एक टावर से जुड़ा हुआ तो बेचारा कितने काम करता है, और इसकी टावर फेल हो जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है। नॉट रीचेबल मोड पे जाते ही डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है, और हलो करते रहो हलो हलो, ये बोलेगा ही कुछ नहीं। ऐसे जब हमारा शरीर इन ग्रहों की रेंज से बाहर आता है, शास्त्री जी जैसे दशाओं की जानकारी दे रहे थे, अगर उन दशाओं के अनुरूप हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो रडार है, ये ग्रहों से जैसे ही दूर जाना शुरू होगा, वैसे 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 हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती है। कई वैज्ञानिक टीवी पे मेरे से डिबेट करते हैं, इसका प्रूफ क्या है? मैं कहा इसका प्रूफ है कि तुम वैज्ञानिक हो, और जब अमावस्या आती है तो तुम्हारी हालत खराब होती है, और जब तुम्हारी पूर्णिमा आती है जब तुम्हारी हालत खराब होती है। तुम्हारे घर में कलेश होता है, तुम पत्नी से लड़ते हो, तुम्हें टेंशन आती है, तुम्हें डिप्रेशन आता है। हर आदमी के घर में कलेश महीने में 2 बार होता ही होता है। 2 बार नहीं होगा तो 1 बार तो होगा, पत्नी के साथ झगड़ा होगा, बच्चों के साथ झगड़ा होगा, लेकिन ये पता नहीं चलता। अब हमें इसलिए पता चल जाता है जब बोलते हैं गुरुजी आज घर में कलेश होगा। मैं कहा देख पूर्णिमा तो नहीं है। बोला हाँ गुरुजी पूर्णिमा ही है। कई मेरे स्टूडेंट चंद्रमा पीड़ित हैं, पूरे महीने नमस्ते नहीं करते, और जब उनकी नमस्ते आती है तो मुझे पता लग जाता आज अमावस्या है, या चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा कि मनुष्य के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव है इसका। तो गोचर का प्रभाव हमारे शरीर के साथ है, चंद्रमा का प्रभाव मासिक धर्म के साथ है, और मन के साथ चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा मनुष्यो जातः, चंद्रमा जब जब मजबूत होता है तो 5 इंद्रिय मजबूत होती हैं, क्योंकि चंद्रमा 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को संचालित करता है। ध्यान कर लो, ये उपनिषद और वेद वाक्य हैं। और सूर्य जो है ये 10 प्राणों को, जिसमें 5 प्राण और 5 उपप्राण, इनको संचालित करता है। इसका मतलब गोचर के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल जो ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को प्रभावित करता है। अगर चंद्रमा कमजोर हो गया तो 10 की 10 खराब हो जाएंगी, इसलिए ये मन का कारक है। और 5 जो प्राण हैं, इन 5 प्राणों का कारक सूर्यदेव है, और 5 प्राण आत्मा के अधीन है, और 5 प्राण है। इन दोनों का समन्वय करने वाला देवगुरु बृहस्पति है। आपको कितना खाना है, कितना हंसना है, कितना रोना है, कितना डिप्रेशन में जाना है, कितना वर्कआउट करना है, कितना जिम जाना है, कितना दौड़ना है, और कितना हंसना है, ये सब ज्ञान देता है बृहस्पति। इसलिए गोचर के अंदर चंद्रबल, सूर्यबल और गुरु का बल, ये 3 बल विंशोपक के अंदर 20 बल होते हैं टोटल। 20 में से 11.5 बल चंद्रमा को, 5, 3.5 सूर्यदेव को, और 3 बृहस्पति को। अगर ये सही रहे तो शादी का मुहूर्त निकलता है। अगर ये सही रहे तो हमें संभोग क्रिया के लिए उचित समय मिलता है। अगर ये सही रहे तो हम किसी मुहूर्त को कर सकते हैं। अगर ये सही रहे तो वास्तु पूजन कर सकते हैं। अगर ये सही रहते हैं अंतरिक्ष के अंदर तो हमारा मनोबल बड़ा हाई रहता है, और जब मनोबल हाई रहेगा तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो स्पर्म काउंटिंग है वो बहुत हाई लेवल पर रहेगी। उनके सिग्नल पूरे रहेंगे वाईफाई की तरह। जैसे वाईफाई के सिग्नल पूरे होते हैं, ऐसे शरीर के अंदर प्रसन्नता रहती है। इसलिए वेदों में कहा है कि संभोग एकांत में, प्रसन्न चित्त मुद्रा में, और उससे पहले की तैयारियां, तनाव नहीं होना चाहिए, कलेश नहीं होना चाहिए, चंद्रमा राहु की युति नहीं होनी चाहिए, चंद्र शनि का विषयोग नहीं होना चाहिए, चंद्रमा 6-8-12 में नहीं होना चाहिए, अमावस्या नहीं होनी चाहिए, पूर्णिमा नहीं होनी चाहिए, ग्रहण नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों से बचाने के बाद
जो हमारा एग है वो बड़ी मजबूत अवस्था में होता है, और मनुष्य का जो स्पर्म काउंटिंग वीर है वो बहुत हाई पोजीशन में होता है, तंदुरुस्त जिसको बोलते हैं। जब दोनों तंदुरुस्त अवस्था में हो और उस समय गोचर की गति अच्छी हो, तो जो बच्चे का कंसीव जो होगा वो कोई महाराणा प्रताप ही होगा, क्योंकि आपने एवोल्यूशन सिद्धांत के अनुसार फर्टिलाइजेशन का टाइम ऐसे टाइम पर गर्भ धारण किया है कि उस समय चंद्रमा पूर्ण कलाओं पर है, उस समय सूर्य पूर्ण कलाओं पर है, उस समय बृहस्पति भी पूर्ण ज्ञान दे रहा है, जिसको भरपूर ज्ञान की कमी नहीं। बृहस्पति मजबूत होता है तो 5 भावों का कारक होता है, धन वो देता है, संतान वो देता है, भाग्य कर्म और लाभ वो देता है। इसका मतलब ये रहा कि उस समय पर अगर आप कंसीव करते हो तो जो बच्चा कंसीव हो जाएगा उसी दिन से बोलना शुरू कर देते हैं हम कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात। यानी जिस दिन से बच्चा गर्भ में आया उस दिन से आपकी काया पलटनी शुरू हो गई। अब इसके साथ में कंसीव करने से पहले आपको नक्षत्रों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो गोचर में आपने देख लिया कि अभी इस समय देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में है, कुछ दिन के बाद में मिथुन में आएंगे, बहुत जल्दी अतिचार गति में आएंगे, और अतिचार गति में वो अक्टूबर के अंदर उठा करके उच्च के हो जाएंगे। फिर अगली साल 2-2.5 महीने के लिए उच्च अवस्था में रहेंगे। अब या तो हम उस समय डिलीवरी करा लें, अब वो टाइम तो हमारे पास रहेगा नहीं इतनी फास्ट, या फिर हम उस समय कंसीव करें और फिर देखें कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के दोबारा से कब हो रहे हैं, क्योंकि अभी उच्च होंगे उसके बाद फिर मिथुन में जाएंगे, फिर वापस दोबारा से फिर उच्च अवस्था में जाएंगे। बृहस्पति स्वराशि में हो, धनु का हो, बृहस्पति मीन राशि का हो, बृहस्पति उच्च का हो, ये 3 अवस्थाएं जब आपको मिलती हैं, इन तीनों अवस्थाओं के अंदर, क्योंकि बृहस्पति को इसलिए मजबूत स्थिति में लिया जाता है क्योंकि बृहस्पति जिस कुंडली के अंदर मजबूत होगा उसको राजयोग मिल जाता है। तीनों में केंद्र में बृहस्पति अगर आ जाता है तो हंस नाम का राजयोग तो मिलेगा आपको, धनु में भी मिलेगा, मीन में भी मिलेगा, उच्च का होगा तब भी मिलेगा। चंद्रमा साथ मिल जाए गजकेसी राजयोग मिलेगा, और गजकेसी राजयोग भी अगर अच्छा मिल जाए, मीन लगन का मिल जाए, तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस दिन से वो बच्चा घर में आएगा और आने के बाद फिर उसकी जो प्रोग्रेस और उन्नति पूरे परिवार की होनी शुरू हो जाएगी, वो कमल के फूल की तरह खिलता हुआ चला जाएगा। अब इतनी चीजें आपने कंप्लीट कर ली, आपने देख लिया, कैलकुलेशन कर ली कि आने वाले समय में बृहस्पति उच्च आएगा, मुझे उसके 9 महीने, यानी बच्चे को अगर नवांश कुंडली के हिसाब से भी अगर आपने उसको वर्गोत्तम लेना है तो चर लगन अगर आप लेते हो या चर राशि के अंदर बृहस्पति उस समय उच्च का होगा तो 3 डिग्री 20 कला तक नवांश में वर्गोत्तम हो जाता है। अब 3 डिग्री 20 कला को भी कैलकुलेट कर लो, 3 डिग्री 20 कला यानी आपको कितना समय, 1 साल के अंदर कितना चलता है, 1 साल में एक महीना एक महीना चलेगा 1 डिग्री के ऊपर वो, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके 3 महीने जो आपको मिलेगा, उन 3 महीने के अंदर उच्च अवस्था में नवांश कुंडली में भी वर्गोत्तम चला जाए और मैन कुंडली के अंदर भी अगर वो उच्च का हो जाता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा ही बनेगा, वो राज्यपाल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपने बृहस्पति को इतनी पावर दे दी है। अब बात आती है कि गोचर के अंदर कहीं बृहस्पति को कोई शनि राहु तो नहीं देख रहे, या पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, उस समय ऐसी स्थिति पैदा तो नहीं हो रही है कहीं कि जिसके कारण बृहस्पति कमजोर हो रहा है। तो जब बच्चे की कुंडली को डिजाइन करोगे आप, जब डिलीवरी निकालोगे, डिलीवरी की डेट उस समय निकालोगे, तो उस समय आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि बृहस्पति का बल कितना जा रहा है। बृहस्पति का बल अगर अच्छा आता है
तो फिर आप क्लियर कर दो कि ये टाइम पे कंसीव कराएं, चाहे आईवीएफ कराएं और चाहे नेचुरल कंसीव हो जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब इतनी चीज़ें आपने देख ली। इतनी चीज़ें देखने के बाद नक्षत्रों का प्रभाव भी हमारी बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे 12 राशियों का प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर है। अब ये 12 राशियों के ऊपर कौन कौन से ग्रह चल रहे हैं, तो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर उनका इफेक्ट है। मेष राशि रिप्रेजेंट करती है आपके सिर को। उस समय सिर के ऊपर कोई नीच का प्लैनेट तो नहीं आ रहा। अब आने वाले समय में 2.5 साल बाद शनि नीच का होगा। आपने मुहूर्त तो निकाल दिया कि बृहस्पति अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेष राशि में शनि आके 2.5 साल के लिए बैठ गया। आदमी को राजयोग तो मिलेगा, वो देश का प्रधानमंत्री तो बनेगा, गवर्नर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर तो बनेगा, लेकिन सिर की तकलीफ से पीड़ित रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो धृतराष्ट्र बने तो उसकी आंखें मिल जाएं उसको। वो राजयोग तो भोगेगा, लेकिन उसके राजयोग में कोई ना कोई दाग जरूर लगेगा। राजयोग तो मोदी जी भी भोग रहे हैं, लेकिन बच्चों का सुख नहीं है। राजयोग तो बहुतों ने भोगा है, जयललिता ने भी भोगा, राजयोग तो मायावती ने भी भोगा, राजयोग तो ममता बनर्जी भी भोग रही है, राजयोग तो रेखा ने भी भोगा, लेकिन सुख तो नहीं है ना। इसका मतलब आप जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपने उच्च निकाल करके दे दिया कि ये गर्भाधान के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, आप कर लो, लेकिन शनि नीच का देखा नहीं। इसका मतलब आपके सिर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी। 2 नंबर, ये हमारा जो चेहरा है, वृष राशि, इसको शुक्र रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो इस पर उस समय कोई बुरा ग्रह चल रहा हो, तो आप बोलोगे राजयोग तो मिलेगा भाई, पर हो सकता है चेहरा अशोक जैसा मिल जाए या चाणक्य जैसा मिल जाए, या अमरीशपुरी जैसा मिल जाए, या ओमपुरी जैसा मिल जाए, तो ये भी तो हो सकता है। अब फिल्मों में डायलॉग मारने वाले तो होते हैं, लेकिन चेहरा देखो ऐसे लगता है किसी ने कुदाली से खोद दिया हो। तो अब ये कमी किसकी रही कि उस समय चेहरे के ऊपर कोई ना कोई ग्रह ऐसा चल रहा था कि उसको हमने देखा ही नहीं। 3 नंबर, ये राशि गले को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहां पर उस समय आपने कंसीव करने का टाइम बहुत अच्छा दे दिया, बच्चा बहुत भाग्यशाली है, राजयोग भी मिलेगा उसको, लेकिन गला खराब हो जाए, अब बोल ही ना पाए। अब हमारे शरद पवार जी है, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का पता ही नहीं चलता था क्या बोलते थे, है ना। तो गले के अंदर कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए उस समय पर कि आप बोले कुछ और हवा निकले कुछ और मुंह से। और कईयों के गले पे लता मंगेशकर, सरस्वती विराजमान होती है, मुकेश है, मोहम्मद रफ़ी है, कितने लोग हैं इस प्रकार के होते हैं। चेस्ट, छाती 4 नंबर की राशि रिप्रेजेंट करती है। और उस समय 4 नंबर पे मान लो राहु बैठा हुआ है, या उस समय ऐसा कोई बुरा ग्रह आके बैठ गया कि आप केजरीवाल की तरह खांसते ही रहो हर वक्त भाई मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन खांसी नहीं जाती बेचारे की, भाषण देता है क्योंकि उसके 4 नंबर कहीं ना कहीं खराब है। तो राजयोग तो मिला उसको, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं मिला। 5 नंबर आपका हार्ट पे आता है। अब कितने लोग हैं कि बड़े बड़े देश के मुख्यमंत्री भी हैं, राजा भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हार्ट अटैक उनको हुए रहते हैं, प्रॉब्लम्स है। आंतों की तकलीफ 6 नंबर की राशि, पांडु रोग हो जाना। राजा पांडु थे, उनके भाई बड़े धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको पांडु रोग था। अब ऐसा ना हो कि उस समय 6 नंबर की राशि पर कोई बुरा ग्रह बैठा हो और आपने कंसीव करने का टाइम दे दिया, तो बच्चा तो राजयोग में पैदा हो जाएगा, लेकिन वो पांडु रोग से पीड़ित रहेगा, बीमारी उसको जरूर रहेगी। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि उस समय गोचर के अंदर तुला राशि आपके जेनेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है।
आपने देखा होगा कई लोग देखने में ही ऐसे अजीब से फील होते हैं जैसे ना पुरुष है ना स्त्री है। जस्टिन ट्रूडो है ना, कनाडा का जो राष्ट्रपति है, लगता नहीं है। कई ऐसे नेता भी आपको देखने को मिलेंगे, नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि उनमें पूरा पुरुषत्व नहीं होता ना पूरा स्त्रीत्व नहीं होता है, क्योंकि उनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव ही ऐसा होता है, उनकी चाल ही ऐसी होती है। आपको ऐसा लगेगा ये नेता चल कैसे रहा है ऐसे ऐसे हिल हिल के, तो आपको समझ आ जाएगा कि ज्योतिषी को इसका कहीं ना कहीं सप्तम भाव क्या हो गया है, खराब है। अष्टम भाव उस समय पर मान लो 8 नंबर पर राहु या शनि चल रहे हैं, आदमी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, फिल्म स्टार है, लेकिन बवासीर की बीमारी, फिसर की बीमारी से परेशान है, सूख गया है, लकड़ी सा हो गया है, खा खा के दवाइयों की हालत ख़राब हो गई है उसकी। उस समय क्या करेगा? फिल्म स्टार तो है लेकिन तकलीफ बहुत है उसको, एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, राजयोग है उसकी कुंडली के अंदर। 9 नंबर बैक पेन, कितने लोगों को सेल्फ डिस्क की प्रॉब्लम बनी रहती है। इसी प्रकार से 9, 10, 11, 12 पैरों तक, पैरों में बिबाई फटी रहती है, पिंडलियों में तकलीफ रहती है, जांघों में तकलीफ रहती है। इसका मतलब ये देखना है कि आपको अगर वो बच्चा एथलेटिक्स में भेजना है, उसको बॉक्सर बनाना है, उसको संगीतकार बनाना है, उसको पहलवान बनाना है, उसको क्रिकेट स्टार बनाना है, तो आपको गोचर की 12 राशियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी आकर के कोई मेरे से पूछता है कि गुरुजी मैं अपने बच्चों को क्रिकेट स्टार बनाना चाहता हूं, ऐसा टाइम कंसीव करने का दे दो। अब कंसीव करने के लिए मसल्स पावर उस समय देखनी पड़ेगी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो जिस समय डिलीवरी हो उस समय मसल पावर मजबूत होनी चाहिए, उसकी स्टेमिना भी बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, उसका हार्ट भी बड़ा मजबूत होना चाहिए, उसकी टांगों में इतनी जान होनी चाहिए कि वो पूरे दिन सचिन तेंदुलकर की तरह भाग सके। ऐसी स्थितियां देखनी पड़ेंगी आप। इसका मतलब आप पंचांग देखा और बोल दिया ये टाइम पे आप ऑपरेशन करा लो बच्चे का टाइम से ना। गर्भाधान संस्कार जो है वैदिक रीति के हिसाब से जो ऋषि मुनि टाइम दिया करते थे, वो टाइम के लिए कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है। चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है। वेद व्यास जी को जब माता सतवती ने बुलाया कि ये अंबिका और अंबालिका जो हैं इनको बच्चा चाहिए, उन्होंने कहा अब समय ठीक नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है माते। बोला नहीं किसी भी तरीके से बच्चे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं मानती तो ठीक है। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। अब हमें यह देखना है कि जिस दिन आप कंसीव करना चाहते हो, संभोग करना चाहते हो, हमने बोला ये डेट्स हैं, ये नक्षत्र के हिसाब से डेट हैं। अगर स्त्री चाहिए तो ये डेट है, पुरुष चाहिए तो ये डेट है। मासिक धर्म के बाद की जो डेटें कैलकुलेट करके हमने दे दी, लेकिन हमने डेट दे दी, लेकिन ये नहीं देखा कि उस दिन आपका नक्षत्र और जिस दिन आप कंसीव करने वाले हो उस दिन के नक्षत्र के साथ कहीं वो 3, 5, 7 का योग तो नहीं बना रहा, कहीं वो विपत्ति का कारण तो नहीं, तारा दोष, जन्म संपद विपद, विपद तो नहीं बना रहा। अगर तीसरा नक्षत्र तो विपद, बच्चा पैदा तो कर लोगे लेकिन वही बच्चा माँ बाप का दुश्मन बन सकता है, आगे चल के माँ बाप को घर से बाहर निकाल सकता है, आपके फ्लैट को बिकवा देगा, आपका जीना आराम कर देगा। ऐसा हो रहा है। और जब उनकी कुंडलियों को मिलाया जाता है, देखा जाता है कि माता के साथ, पिता के साथ, मुझे बता देना जब बंद करना हो। सुनीता जी नहीं गुरुजी, अच्छा आपका कोई डिस्टर्ब नहीं, आप ठीक है, ठीक है। ये पानी की बोतल देना। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा पूनम जी, कंसीव करने का टाइम तो आपने दे दिया और डिलीवरी का टाइम भी आपने दे दिया। डिलीवरी के हिसाब से आपने टाइम दिया, लेकिन उस समय अगर यह नहीं देखा कि ये जो बच्चा है माँ बाप का एंटी होने वाला है, ये माँ बाप पे भारी तो नहीं पड़ रहा। जन्म संपद वहम बद, 7वीं तारा बद आ गई, एक क्षैम आ गई। अभी मान लो आपने मुहूर्त तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन मुहूर्त के बावजूद तारा बद आ गई,
तारा अगर उस समय बद आती है तो कंसीव करने के टाइम पे भी अगर बद तारा आती है तो गर्भ में बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, या मां को भी मृत्यु हो सकती है, या मां बाप में किसी को जा सकता है। और फिर अब बोलते हैं जब से गर्भ में पला था ना तभी इसके पिता की डेथ हो गई थी, तभी से इसके पिता की डेथ हो गई थी। अब वो कुंडलियां हमने रिसर्च की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बच्चा पेट में था, गर्भ में था और पिता की मृत्यु हो गई या माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको यह भी देखना पड़ेगा। वैसे तो प्रभु का यह नियम है, सृष्टि का नियम है, लेकिन ये नियम वहीं पे इंप्लीमेंट होते हैं जब आपको कोई चक्रवर्ती राजा पैदा करना है, या आपने कोई देश के लिए प्रधानमंत्री पैदा करना है, या आपने कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, गवर्नर, करोड़पति बनाना है, तो आप उन कुंडलियों को देख करके उस हिसाब से इसका कंसीव का टाइम दे सकते हो। अभी हमारा नक्षत्रों का प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर होता है। आपने देखा कि आपका जो नक्षत्र है उस दिन के नक्षत्र से कंसीव करने वाला जो नक्षत्र है उस दिन वो बद आ रहा है या क्षेम आ रहा है या वो विपत्ति का कारण आ रहा है, तो उस डिलीवरी को टाल दो, 1-2 दिन आगे बढ़ा दो। डॉक्टर को बोलो भैया इसको आगे बढ़ा दे, क्योंकि अगर आपने बद में उसकी डिलीवरी करा दी तो वो माँ बाप के लिए कहीं ना कहीं दुश्मनी पैदा करेगा, क्योंकि कुंडली कंपैटिबिलिटी बनती नहीं। माँ बाप के साथ कुंडली जब कंपैटिबिलिटी में आएगी नहीं, बनेगी नहीं, तो आपको बड़ी तकलीफ आएगी। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। हमारे शरीर के ऊपर सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये तो मैंने चंद्रमा की गति बताई। अब इसी के अंदर 9 महीने हम लेके चलेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको नक्षत्रों के साथ इसको क्लब करूंगा। पहला महीना जो होता है जब हम कंसीव करते हैं तो ये देखो कि दैत्य गुरु शुक्र की क्या स्थिति है। कंसीव करने के टाइम पर अगर शुक्रदेव बहुत अच्छा हुआ तो कंसीव कर लो, क्योंकि पहला महीना कंसीव करने के साथ ही शुक्र के आधिपत्य में रहता है। अगर उस समय शुक्र मान लो कमजोर आ रहा है और आपको डिलीवरी का टाइम और कुंडली का टाइम बहुत अच्छा मिलने वाला है, लेकिन आपको यह डाउट है कि शुक्र कमजोर अवस्था में है, अस्त है या नीच अवस्था में या शत्रुराशि में चल रहा है और आपने कंसीव कर लिया, तो पहले महीने के अंदर ही हो सकता है कंसीव ना हो, और अगर हो जाए तो पहले महीने भी वो एवर्सन हो सकता है, मिसकरेज हो सकता है। तो उस समय पर आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए, शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। स्त्री को अपने बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई करना चाहिए। हाई कैसे करेंगे? आपने देखा कि कंसीव कर चुके हैं आप, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपने देख लिया सब कुछ अच्छा और शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, तो शुक्र से संबंधित जो भोजन है वो आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। थोड़ी खट्टी चीज़ें जैसे शुक्र की होती हैं वो लेनी चाहिए, उनका इस्तेमाल लेना चाहिए। कुछ फ्रूट जूस लेने चाहिए, दही लेनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेना चाहिए। और साथ में शुक्र की जो रेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी तो ग्रहों से संचालित है, क्योंकि नेटवर्क तो वहाँ से आ रहे हैं। अगर शुक्र का नेटवर्क ही डाउन है और उस समय आपने कोई चीज़ अंदर बनानी शुरू कर दी है तो उसकी फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि बच्चा उतना डेवलप होगा नहीं। फिर डॉक्टर बोलेगा तो डेवलप नहीं हो रहा, डेवलप ही नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिकना नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको? नाभि के ऊपर जो नाभि चक्र है इसके ऊपर चंदन, पीला चंदन लें, दही को मिलाएं उसके अंदर और थोड़ा आटा लेकर के लेप बना करके उसको लगा के रखें। हर शुक्रवार को लगाएं उसको। उससे क्या होगा कि शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा। और साथ में आपको शुक्र के मंत्रों का जाप करना है। मंत्रों का जाप कैसे करना है कि आपको अपने ध्यान को लेके जाना है शुक्रदेव के ऊपर। शुक्रदेव के ऊपर ध्यान को ले जाकर के वहां से एनर्जी को लेकर के नाभि चक्र पर लेके आना है। ओम सुम शुक्राय नमः। आप एक चित्त शांत अवस्था में होते हैं, यानी आप चाहे लेट के करें, चाहे बैठ के करें, चाहे कुर्सी पे बैठ के करें, चाहे पालती मार के बैठ के करें, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा महीना मंगल का आता है। मंगल के महीने के अंदर मंगल का प्रभाव देख ले। अगर मंगल सही अवस्था में है तो बहुत अच्छा है, फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी।
तीसरा जो महीना है बृहस्पति का आता है। देवगुरु बृहस्पति ये आत्मा के कारक भी हैं, वैसे तो सूर्य हैं लेकिन जीव हैं, यानी आत्मा आती है तीसरे महीने, हमारे गर्भ के अंदर प्रवेश करती है। जो आत्माएं घूम रही होती हैं, अगर आपने अच्छा यज्ञ कर लिया है पहले, तो उस समय पर देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु को याद करके मंत्रों का जाप करें कि मेरे घर में ऐसी सुंदर आत्मा आ जाए कोई, उस आत्मा के आने से मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरे परिवार का जीवन सफल हो जाए। बस खत्म कर रहा हूँ थोड़ी देर में। मुझे लगा है सारा किया आपने। नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सवाल। तीसरे महीने में आत्मा ऊपर से गर्भ में आती है। उस समय अगर आपने पुंसवन संस्कार किया, पहला गर्भाधान तो मैंने बता दिया आपको, दूसरा पुंसवन संस्कार। वो संस्कार किया ही इसलिए जाता है कि हमारे गर्भ के अंदर कोई बहुत ही सुंदर आत्मा आ जाए, भगवान कृष्ण जैसे आ जाएं, राम जैसे आ जाएं, कोई देव विवेकानंद जैसे आ जाएं, रामकृष्ण परम जैसे आ जाएं, गुरु नानक देव जैसे आ जाएं, कोई भी महान आत्मा हमारे घर में प्रवेश करे। और उस समय अगर मान लो बृहस्पति खराब स्थिति में आ रहा है कुछ समय के लिए, या जैसे बृहस्पति अस्त हो गया, या बृहस्पति कहीं ऐसी सिचुएशन में आ गया, किसी ग्रह की दृष्टि में आ रहा है कुछ समय के लिए, मंगल की दृष्टि में आ रहा, राहु की दृष्टि में, केतु की दृष्टि में, कहीं पे भी इस तरह की सिचुएशन में आ रहा है, तो उस समय पीले वस्त्रों को पहने। और बृहस्पति का जो भोजन होता है, खीर है, रसमलाई है, ऐसी चीजें उनको खाएंगे तो आपका जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो हाई होगा और उस आत्मा को आने में बहुत कंफर्ट जोन होगा। जैसे ही तीसरे महीने आत्मा आपके आ जाएगी ना, तो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कोई दिव्य आत्मा आ चुकी है, इस गर्भ में कोई दिव्य आत्मा आ चुकी है। चौथे महीने के अंदर हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं, सूर्य का प्रभाव आता है। सूर्य मान लो अक्टूबर का आ गया, 17 अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ गया, नीच का आ गया, तो उस गर्भ में बच्चे की 4 चीजों से कोई एक चीज खराब हो जाएगी। और हम यहां से बैठे बैठे बता देंगे कि अभी जो स्त्रियां इस समय गर्भ धारण में थीं और अभी अभी सूर्य नीच से हटा है, वृश्चिक में अभी अभी गया, 1 महीने से था, जितने भी ये बच्चे होंगे उन सब की रिसर्च करके देख लेना, या तो आंखें खराब होंगी, या हार्ट पेशेंट होंगे, या पेट की तकलीफें होंगी, और या हड्डियों के इनको रोग होंगे। ये करके देख लेना। क्यों? कि ध्यान तो दिया नहीं किसी ने, बताने वाला कोई था नहीं। मैं बताता रहता हूं यूट्यूब के ऊपर, भाई ये उपाय करिए, ये उपाय करिए, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है। अब आप सब एस्ट्रोलॉजर हैं, अब आपने तो बच्चे पैदा कर लिए अब तो पछतावा हो रहा है लेकिन नाती पोते तो होंगे ना, नाती पोते जो होंगे उनको आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 5वें महीने में चंद्रमा का प्रवेश होता है और मन, बच्चे के अंदर मन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। वो अंदर हंसने लगता है, खेलने लगता है, चलने लगता है, आपको एहसास होता है गर्भ के अंदर। 6ठे महीने फिर शनि का प्रभाव आता है, इसको सीमोंतोनयन संस्कार बोलते हैं। शनि कहीं अपनी कुदृष्टि गर्भ पर न डाल दे और कहीं वो गर्भ नष्ट न कर दे, आई हुई आत्मा से कोई प्रतिशोध न ले ले, तो उसका उस समय फिर शनि का एक यज्ञ होता है कि हे शनिदेव, 6ठा महीना चल रहा है, कि 6ठे महीने में ज्यादातर गर्भ नष्ट हो जाते हैं, तो शनि की पूजा करें। काले कपड़े बिल्कुल ना पहने उस समय पर, काला तकिया, काला सोफा, काली चीजें, काले अंडरवियर गारमेंट बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। और हो सके तो हल्का शनिवार का व्रत करें और शनि के मंत्रों का जाप करें, जिससे कि आपके शरीर के ऊपर शनि की रेज ना बढ़ जाए। अगर शनि की रेज बढ़ गई तो उस समय पर 6ठे महीने के अंदर गर्भ नष्ट हो सकता है। और 7वें महीने बुध का प्रभाव रहता है, 7वां सा बच्चा बच जाता है।
7 महीने कंप्लीट होने पर बुध का प्रभाव आता है। बुध एक सैटेलाइट प्लेनेट होता है। 7वें महीने के अंदर बच्चे के अंदर अपने पूरे पिछले जन्म के संस्कार आ चुके होते हैं और उसका लिंक अंतरिक्ष के साथ हो चुका होता है। भगवान की जो वेबसाइट है ना god.com, उसके साथ उसका लिंक हो चुका होता है और उसकी मेमोरी आ चुकी होती है, उसकी स्किन कंप्लीट हो चुकी होती है। अगर 7 महीने का बच्चा हो भी जाए तो उसको पूरी मेमोरी याद रहती है, उसकी बुद्धि भी रहती है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। 8वें महीने के अंदर मां का हृदय और बच्चे का हृदय जुड़े होते हैं। मां अपने संस्कारों को डाइवर्ट कर रही होती है पीडीएफ फाइल की तरह सारे। 1 महीने के अंदर जितने भी हमारे अंदर संस्कार है, मां ने जितना नॉलेज, जैसे अब पूनम जी को मंत्र याद हैं, वो मंत्र उस समय कर रही हैं, गीता पढ़ रही हैं, उस समय भागवत कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, रोज वेद मंत्रों को कर रही हैं, वो सारा ट्रांसफर हो रहा है। सारा ट्रांसफर 1 महीने के अंदर मां के जितने संस्कार हैं, अच्छे बुरे, सब ट्रांसफर हो जाती है, फाइल ट्रांसफर होती है। अब मां ने साथ में पिता का भी किया तो पिता का भी ट्रांसफर होगा, नहीं तो मां का तो पूर्ण रूप से आ जाएगा। और जब जिस समय ये ट्रांसफर हो रही होती हैं फाइलें, उस समय पर गलती से कहीं बच्चा पैदा हो गया, या तो मां नहीं बचेगी या बच्चा नहीं बचेगा। कि इसलिए 8वें महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं वो मैक्सिमम बचते नहीं हैं, उनको कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है, और बच जाए तो वो पूरी जीवन जीते नहीं हैं, क्योंकि उनका जो हार्ट है माँ के हार्ट के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। 9वें महीने दोबारा सूर्य का प्रभाव रहता है, और सूर्य 5 प्राणों को और 5 उप प्राणों को पूरी मजबूती के साथ आत्मा के साथ लिंक कर देता है। तो 9 महीने 9 दिन के अंदर बच्चा जब बाहर आता है तो एक तरह से वज्र की तरह होता है, और उस समय फिर आपको लगन देखनी है कि आपको कौन सी लगन में उसको लाना है, कौन सा ग्रह मजबूत अवस्था में। जैसे आज की डेट में अगर कोई बोले कौन सी लगन ठीक है जी, भाई कुंभ लगन ठीक है, क्योंकि शनि स्वराशि में है, मजबूत अवस्था में राजयोग बना के बैठा है, साथ में केंद्र में बृहस्पति भी आ रहा है, साथ में सूर्य भी आ रहा है, और भी ग्रह आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय की जो लगन है यही लगन बेस्ट आती है। 6-8-12 में कभी भी किसी बच्चे को मत भेजना प्लेनेट को, कोशिश ये करो 6-8-12 में उस समय कोई ना बने। अगर 6-8-12 में कोई जाएगा तो उस भाव का लॉस करेगा। कोशिश करो मूल में ना आ जाए कहीं, कि अगर मूल में बच्चा पैदा हो गया तो भी दिक्कत पैदा करेगा। कोशिश करो मंगलीक ना बने, कोशिश करो कि राहु काल या काल सर्प योग में बच्चे की डिलीवरी ना बन पाए, पितृदोष ना बन पाए। इन चीज़ों को आप हटा करके अगर कोई बच्चे की डिलीवरी कराते हो ना, और जब वो बच्चा पैदा होगा और उसके बाद जब वो बड़ा होगा ना, तो आपको ढूंढेगा। ऐसा सामान मिलता है, मिलते हैं, मैंने बहुत निकाले हैं। फिर वो ढूंढेगा कि कहाँ है राधेश्याम सोनी, कहाँ है नितिन गोटी जी, उन्होंने मैं पैदा किया था। अभी मुझे बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं, कहते हैं कि जी आपने तो हमारी ज़िंदगी पलट दी। अभी ये गोविंद है, इनके पास कॉल आती रहती हैं, गुरुजी से निकलवाना समय। उन्होंने पहले बच्चे का निकाला था, क्या चीज़ निकाली उन्होंने, हमारा बच्चा क्या बना दिया है। अब ये 25-30 साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने है, जो जो चीज़ें हमने निकाल के दी हैं वो हमारे सामने हैं, उनके इफेक्ट उनके ऊपर हैं। तो ऐसे जब राज ज्योतिषी हुआ करते थे ना, वो राजा के 9 रत्न में होते थे और निकल जाता है। जैसे अभी की हम बात करें, इस समय पर कुंभ लगन अगर आप लेते हो तो कुंभ लगन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक ठीक जा रहा है, लेकिन हमें निकालना किस समय पर है। अभी मान लो डॉक्टर ने बोल दिया बच्चा कब कंसीव हुआ है, हमें कुछ नहीं पता, कैसी परिस्थिति में हुआ है हमें कुछ नहीं पता। हमें ये पता है अगर आज भी अगर हम अच्छी डिलीवरी की डेट दे देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो कम से कम अपने जीवन को तो ठीक से सुधार सकता है और माँ बाप के जीवन को भी सुधार सकता है। ये रहा गर्भाधान के ऊपर। अब किसी को कुछ पूछना है, इससे संबंधित कुछ संशय हैं, आपके प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, आपने कुछ के गुरु की बात की शुरुआत में
माइक माइक दे रहे नीचे नीचे ठीक है। आपने शुरुआत में उच्च के गुरु की बात की, जैसे अतिचारी में जब गुरु जाएगा तो 3 महीनों तक वो उच्च का रहेगा और फिर गर्भाधान के लिए, जिसे हम आधान कुंडली भी बोलते हैं, उस समय की जो कुंडली निकाली जाती है। लेकिन ऐसा भी है कि उस समय नवांश में भी वो गुरु की पोजीशन देखना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। तो स्थान हानि करे जीवा, नहीं तो जैसे बोलते ना, गुरु जो स्थान में रहता है उस स्थान के कोई ना कोई कारक तत्व की हानि करता है। जैसे कि उच्च का गुरु भी हम कई लोगों के कुंडली में देखते हैं, परंतु ना उनको संतान होती है, ना उनको एजुकेशन प्राप्त होता है, परंतु सामाजिक स्थान उनका काफ़ी अच्छा देखा गया है। समाज में अच्छे तरीके से घूमते, लेकिन पर्सनल लेवल पर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम आधान कुंडली के लिए मुहूर्त देते हैं, या तो संभोग अवस्था में जब हम डेट्स निकाल के देते हैं, या तो इस, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी प्रश्न होता है कि हमें IVF करना है, IUI करना है। बहुत बहुत लोग आते हैं प्रोजेनी कंसल्टेशन के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस ही हो। तो उस समय में हमने क्या ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है। जब आप ये देखते हो ना कि गुरु उच्च के हैं और कई लोग भीख भी मांग रहे हैं, मैंने ये देखा है। कई लोगों के गुरु स्वराशि के हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते, गुरु की दशा में कुछ नहीं करते। गुरु की दशा में किसी के साथ कुछ नहीं होता और बुरा भी होता है। मेरे सामने बिल्कुल एग्जैक्ट एक उदाहरण आता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक सब्रवाल जी करके एक बड़े बिजनेसमैन थे, आज से करीब 25-30 साल पहली बात है। उस समय तब तक आस्था टीवी नहीं आया था, क्योंकि 2000 में आस्था टीवी आया था। उस समय मैं अखबार की ऐड से पढ़ाता था। अखबार में ऐड देखी उन्होंने, आकर के उन्होंने कहा ज्योतिष ये करते हैं और सिखाते भी, इनके पास चलते। वो आ गए, उन्होंने कहा कुंडली देखो पहले, बृहस्पति की दशा, बृहस्पति उच्च का। मैं कहा जब से तुम्हारा बृहस्पति चला है तब से तुम बर्बाद होने शुरू हो गए हो। बृहस्पति की दशा और बृहस्पति उच्च का, और मैं कि इस बृहस्पति की दशा में तुम्हारी मृत्यु होनी है। वो तो कांप गया, डर गया। मुझे पता था ये घूम करके आया दुनिया भर, तो सब लोगों ने कहा था बृहस्पति उच्च का, इसकी दशा में बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मृत्यु स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति, उसी की दशा में उसी के बेटे ने उसको गोली मारी, और जब वो आया था उसके एक्सीडेंट हो रखा था मेजर, और एक टांग टूटी हुई थी। आपको ये देखना पड़ेगा गुरु हो चाहे शनि हो, वो कौन से भाव का स्वामी है 12 लग्नों में। अगर ये जरूरी है कि हर जगह उच्च का गुरु अच्छा ही फल देगा, ये कोई जरूरी नहीं होता। कई लग्नों में वो बात केस भी होता है, कई लग्नों में अच्छा फल भी नहीं देता है। इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि पाप प्रभाव में ना हो गुरु, वो सुप्रभाव में होना चाहिए। कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए जिसके कारण वो पीड़ित हो जाए। लेकिन एक श्लोक जो बोला ना, स्थान हानि करोति जीव, ये अधूरा है। स्थान हानि करोति जीव पाप प्रभाव है। अगर बृहस्पति पाप प्रभाव में है, कारक भाव में है, तो वो नुकसान जरूर करेगा, क्यों, एक तो कई भावों का कारक होता है वो, और वहां पर अगर उस पर कुदृष्टि हो जाए तो फिर वो नुकसान करेगा। अभी मान लो आप एक बहुत बड़ी गुरु माँ बन जाए और आप किसी के घर में जाएं, हैं तो गुरु, अच्छा फल करना चाहिए, और उसका बच्चा आकर के आपको पल्लव खींचे, चाय ना पूछें आपको, है ना, और शोर मचाएं, चिल्लाएं, और आप अगर माला जप रही हैं वहां पर या कुछ कर रही हैं और फिर करने ना दे, तो आपके दिमाग में आएगा बड़े बदतमीज परिवार है,
चलो उठो यहाँ से, और दुर्वासा ऋषि की तरह शराब दे करके निकल जाओगी। तो ये प्रकृति का नियम है कि गुरु वहीं पर नुकसान करेगा जब वो पाप प्रभाव में अगर होगा। अगर ऐसा ना होता तो पंच महापुरुष राजयोग वो ना बनते। केंद्र में अगर बृहस्पति आ जाए, स्वराशि में आ जाए, धनु का आ जाए, उच्च का आ जाए, तो पंच महापुरुष राजयोग में हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनता है, और हंस नाम का राजयोग बनेगा तो उस स्थान की हानि करेगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने आश्रम की हानि नहीं कर सकती, आप अपने घर की हानि नहीं कर सकते। आप उस आश्रम की हानि तभी करेंगे जब आपको लोग वहां के तंग करेंगे, या आप अपने घर में कहीं ना कहीं नुकसान तभी करेंगे जब आपको घर के लोग तंग करेंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसके विरुद्ध कोई ग्रह जा नहीं सकता। हमारी जो सोच होती है वो ग्रहों की सोच होती है, और ग्रहों की जो सीडी है, ग्रहों की जो पेन ड्राइव है, उसमें जो मटेरियल है उसी वही हमें सप्लाई होता है। यानी मैं अगर दुखी होऊंगा तो तभी दुखी होऊंगा जब मुझे यहाँ कोई पूछेगा ही नहीं कुछ भी। कितनी बार मैंने देखा ज्योतिष सम्मेलनों में बड़े ज्योतिषी उठ के चले जाते हैं, अब वो पाप प्रभाव में हो जाते हैं। या तो उनका सम्मान नहीं करता कोई, या उनको कोई मंच नहीं देता, या सामने बैठा देते हैं, या फिर चाय की नहीं पूछते, वो बोलते हैं बेकार सम्मेलन, मैं तो जा रहा हूँ, चल देते हैं। इसलिए स्थान हानि करोति जीव पाप प्रभावे, अगर बृहस्पति पाप प्रभाव में होगा तो वो नुकसान जरूर करता है। और किसी को कुछ पूछना है गर्भाधान से रिलेटेड बताइए। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ रहा है कि बृहस्पति अष्टम भाव में वृषभ लग्न में यदि स्वराशिस्त है तो पाप प्रभाव में है, तो अध्ययन में आया है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। तो क्या यहाँ वृषभ लग्न के जो जातक होंगे या जातिका होंगे या गर्भधान से जुड़े हुए जो तथ्य होंगे उनमें बृहस्पति नकारात्मक फल देगा स्वराशिस्त होकर के धनु राशि का बृहस्पति? देखिए बैठिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वृष लगन में अष्टमेश हो जाएगा, स्वराशि में बैठेगा, बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो धन भाव को देखेगा, धन का कारक है, वहाँ मिथुन राशि बैठी हुई है, उसके साथ उसकी बनती नहीं है, पैसा तो नहीं देगा, लेकिन आपको तीर्थ यात्राओं में मृत्यु जरूर देगा। वैष्णो देवी गए, तिरुपति बालाजी गए, वहीं पे जप रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और सुबह लुढ़क गए। तो ऐसे लोगों को धर्म स्थान पर पूजा पाठ करते वक्त, रामायण पढ़ते वक्त, भागवत करते वक्त, या तीर्थ स्थलों पर ध्यान में अपने शरीर को खुद त्याग देते, क्योंकि उनको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, वहां से उनकी 5वीं दृष्टि 12वें भाव को भी आती है। तो इस वजह से हर ग्रह हर चीज नहीं दे सकता। अगर बृहस्पति बुरे भावों का स्वामी है तो उन भावों को भी वो उस तरीके से बेटर करेगा, धन के लिए बेटर नहीं कर सकता, राजयोग नहीं दे सकता। लेकिन आपको अगर मोक्ष मिल जाए और आप तीर्थ स्थल पर अपना शरीर छोड़ दें और ध्यान में, मेडिटेशन में अगर शरीर छोड़ दें, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ दें, तो इससे बढ़िया कोई चीज और हो ही नहीं सकती। इसलिए वो उस प्रकार का फल देगा। पूछ लीजिए किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रखता हूं फिर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान के साथ सुना।